जीवन के कुछ अनुभव होते हैं जो जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ते। एक दुःस्वप्न से वो हमेशा आपके साथ चलते हैं और कई बार तो कर्ज की तरह आपके सीने पर सवार रहते हैं। हाशिमपुरा भी मेरे लिए कुछ ऐसा ही अनुभव है। 22-23 मई सन 1987 की आधी रात दिल्ली गाजियाबाद सीमा पर मकनपुर गांव से गुजरने वाली नहर की पट्टी और किनारे उगे सरकंडों के बीच टॉर्च की कमजोर रोशनी में खून से लथपथ धरती पर मृतकों के बीच जीवन के सूत्र तलाशना और हर अगला कदम उठाने से पहले यह सुनिश्चित करना कि वो किसी जीवित या मृत शरीर पर न पड़े। सब कुछ मेरे स्मृति पटल पर किसी हॉरर फिल्म की तरह अंकित है। रात लगभग 10:30 बजे मुझे इस घटना की जानकारी हुई। शुरू में तो मुझे सूचना पर यकीन ही नहीं हुआ, पर जब कलेक्टर और दूसरे अधिकारियों के साथ मैं पहले घटना स्थल मकनपुर गांव की हिंडन नहर पर पहुंचा, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं धर्मनिरपेक्ष भारतीय गणराज्य के सबसे शर्मनाक हादसे का साक्षी बनने जा रहा हूँ। मैं गाजियाबाद का पुलिस कप्तान था और पीएसी ने मेरठ के हाशिमपुरा मोहल्ले से उठाकर कई दर्जन मुसलमानों को मेरे इलाके में लाकर मार दिया था। इस घटना स्थल पर पहला जीवित बच निकलने वाला बाबुद्दीन हमारे हाथ लगा और उससे इस पूरी घटना की जानकारी मिली। उसी से हमें पता चला कि मकनपुर के पहले 35-40 मिनट के फासले पर एक दूसरी नहर के किनारे भी कुछ लोगों को उतार कर मारा गया है। यह गंग नहर थी जो मुरादनगर से होकर बहती थी। 22 मई 1987 से लेकर 21 मार्च 2015 के बीच भारतीय समाज में बहुत कुछ बदला है। राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य में जो बदलाव आए हैं, उन्होंने इस समाज का पूरा चेहरा बदल कर रख दिया है। इसी बदलाव के बीच घिसट घिसट कर एक मुकदमा गाजियाबाद और दिल्ली की अदालतों में चलता रहा और जब इसका फैसला आया तो लगा कि अभी भी बहुत कुछ नहीं बदला है। भारतीय राज्य और अल्पसंख्यकों के रिश्ते अभी भी बहुत कुछ वैसे ही हैं जैसे 1987 में थे या उससे भी पहले 1950 या 1960 के दशक में थे। आज भी वैसा ही अविश्वास, उतनी ही घृणा, वही पूर्वाग्रह और खुद को देशभक्त भारतीय साबित करने या कराने की वही जिद, सब कुछ वैसा ही चल रहा है। मैंने हाशिमपुरा होने के कुछ ही दिन बाद ये तय कर लिया था कि मैं इस पर लिखूंगा। शुरू में सिर्फ इस दुखांतिका के शरीक पत्रों से बातचीत करके उस मानसिकता को समझने की कोशिश करता रहा जिसके तहत हाड़ मांस के पुतले बिना किसी वैध कारण के अपने जैसे जीवित मनुष्यों मारे जाने के लिए जिनके चुने जाने का एकमात्र आधार था कि वो जवान और स्वस्थ थे, के सीनों से सटाकर अपनी राइफलों के घोड़े दबा दें। घटना के 5-6 साल बाद तक तो मैं मानता रहा कि इस मामले में दोषियों को देर सबेर सजा जरूर मिलेगी, पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया ये स्पष्ट होता गया कि हत्यारों को दंडित करने में भारतीय राज्य की कोई दिलचस्पी नहीं है। राज्य के सारे स्टेक होल्डर्स इस मामले में अपनी जिम्मेदारियों से न सिर्फ बच रहे थे बल्कि अधिकांश ने आपराधिक उपेक्षा का सहारा लिया। नमस्कार, आप सुन रहे हैं कुकू एफएम, विभूति नारायण राय की लिखी किताब हाशिमपुरा 22 मई, और मैं हूं आरजे असर। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। 1992 में मैंने तय किया कि मुझे इस किताब पर काम करना चाहिए। तब तक मैं सीमा सुरक्षा बल में जा चुका था और लखनऊ मेरठ मेरी पहुंच से बहुत दूर हो गए थे। व्यस्त जिंदगी में समय निकालना बहुत मुश्किल था, इसलिए शुरुआत में तो काम धीरे धीरे चला, पर 1994 में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद ने मुझे 1 साल की फेलोशिप प्रदान कर दी। विषय मैंने जानबूझकर ऐसा चुना था जो मुझे इस किताब को लिखने में भी मदद करे। विषय सांप्रदायिक हिंसा के दौरान हिंदू और मुस्लिम दंगा पीड़ितों के मन में निर्मित होने वाले छवि से संबंधित था। इस सिलसिले में मुझे 1 साल की छुट्टी मिल गई और शोध के साथ साथ मैं हाशिमपुरा पर भी सामग्री एकत्र करता रहा। सीआईडी और पीएसी में नियुक्त अपने मित्रों की मदद से मुझे ऐसे बहुत से दस्तावेज देखने को मिले जिन पर किसी पेशेवर पत्रकार की पहुंच मुश्किल होती। इन मित्रों को नाम लेकर धन्यवाद देने से वे असुविधा महसूस करेंगे, इसलिए बिना उनके नामों का उल्लेख किए मैं इतना ही कहूंगा कि जैसे जैसे मैं उन दस्तावेजों को देखता गया, इस पुस्तक को लिखने का मेरा इरादा मजबूत होता गया। ये दस्तावेज आजादी के बाद की सबसे बड़ी हिरासती हत्या में भारतीय राज्य की आपराधिक संलिप्तता चीख चीख कर बयान कर रहे थे और मेरे अंदर का लेखक दृढ़ प्रतिज्ञ हो रहा था कि मुझे इस शोध गाथा का नरेटर बनना ही चाहिए।
जब मैंने लिखना शुरू किया तब एहसास हुआ कि हाशिमपुरा लिखना कितना मुश्किल है। मेरे लेखक को इतनी बड़ी चुनौती पहले कभी नहीं मिली थी। मैं मूलतः फिक्शन लिखता हूँ और कई बार कुछ पात्र जीवित चरित्रों से भी उठाता हूँ, पर एक बार मेरे चंगुल में फंस जाने के बाद वो मेरे हो जाते हैं। मैं उनके साथ मनमाना सलूक करता हूँ, जैसा चाहता हूँ उन्हें तोड़ता मरोड़ता रहता हूँ। अपने जीवन के धीरोदात्त नायक मेरी कथाओं में खलनायक बन जाते हैं, पर हाशिमपुरा के चरित्रों के साथ क्या मैं ऐसा कर पाया? उल्टे मैं इनके सामने विवश हो गया। उठते बैठते सोते जागते ये एक भयानक दुःस्वप्न की तरह मेरे साथ रहते थे और इन्होंने मुझे अपने साथ कोई आजादी नहीं लेने दी। जो कुछ घटा था वो इतना भयानक था कि कभी भी कोई प्रसंग मैं एक बैठक में पूरा नहीं लिख सका। बार बार भाषा मेरा साथ छोड़ देती थी और लेखक की असहायता का एहसास होता था। मसलन ज़ैबुन निसा की तकलीफ का बयान आप कैसे करेंगे, जिसने 22 मई 1987 को लगभग उसी वक्त बेटी को जन्म दिया जब गंग नहर पर उसका पति मारा गया था। कई बार तो मैंने लिखना हफ्तों महीनों मुलतवी रखा, यहाँ तक फैसला कर लिया कि अब बस आगे नहीं लिखूंगा। लेकिन क्या ये भी इतना आसान था? हर बार हाशिमपुरा के जीवित और मृत पात्र मेरे सीने पर सवार हो जाते और मुझे लगता कि बिना इस कथा को कहे मेरे लेखक की मुक्ति नहीं हो सकती। हाशिमपुरा ही नहीं, उसी के साथ साथ मेरठ के एक दूसरे इलाके मलियाना में भी इतनी ही बुरी घटना हुई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि मलियाना में मुसलमानों को हिरासत में लेकर नहीं मारा गया, बल्कि उन्हें हिंदुओं की भीड़ और पीएसी ने मिलकर मारा था। 1987 के इस दंगों में मलियाना ज्यादा चर्चित हुआ और अक्सर उर्दू के शायर हाशिमपुरा की घटनाओं पर मलियाना के शीर्षक से शेर कहते रहे। एक बार मैं जस्टिस राजेंद्र सच्चर के साथ मसूरी में एक पैनल डिस्कशन में था और मैंने पाया कि वो उल्लेख तो हाशिमपुरा की घटनाओं का कर रहे थे, लेकिन नाम मलियाना का ले रहे थे। दोनों जगहों पर जो कुछ घटा वो दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही खराब था, किंतु मेरे विचार में हाशिमपुरा तुलनात्मक रूप से अधिक गंभीर है, क्योंकि यहाँ मरने वाले राज्य की हिरासत में थे। हाशिमपुरा के निहितार्थ क्या है? क्या ये एक छोटा सा एकाकी विचलन है जिसे ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता के बाद की सबसे बड़ी हिरासती हत्या के रूप में याद किया जाएगा? मुझे लगता है कि हाशिमपुरा होना और उसके बाद सारे अभियुक्तों का छूट जाना भारतीय समाज के लिए किस कदर महत्वपूर्ण है, ये समझना बहुत आवश्यक है। इसका सीधा रिश्ता देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे से है और इस पर थोड़ा विस्तार से विचार करना होगा। 1947 में देश का विभाजन इस आधार पर हुआ था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र हैं और वो एक साथ नहीं रह सकते। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों ने इसे मानने से इनकार कर दिया था और लंबे विचार विमर्श के बाद भारत एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बना। धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में संविधान में निहित सारे प्रावधानों के बावजूद भारतीय राज्य की अंतर संरचना में कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जो इसे सही अर्थों में एक धर्मनिरपेक्ष समाज बनने से रोकता है। इस कुछ न कुछ का सबसे महत्वपूर्ण भाग सांप्रदायिक हिंसा है, जो 1961 में आजादी के बाद हुए पहले बड़े जबलपुर दंगे के बाद हर दूसरे तीसरे साल देश के किसी न किसी हिस्से में भड़कती रहती है और लगभग हर दंगे में एक जैसी कहानी दोहराई जाती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग हर बड़े दंगे में मरने वालों में अधिकांश मुसलमान होते हैं और हिंसा के दौरान राज्य की सबसे दृश्यमान संस्था पुलिस की कार्यवाहियों की मार भी वही झेलते हैं। हर बार मुसलमानों को लगता है कि भारतीय राज्य ने वो सब नहीं किया जो उसे करना चाहिए था, या बहुत से मामलों में वो सब कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था। एक सभ्य समाज में राज्य से न्यूनतम अपेक्षा यही की जा सकती है कि वो बिना किसी भेदभाव के अपने सभी नागरिकों के जान माल की हिफाजत करेगा। दुर्भाग्य से एक शानदार संविधान के बावजूद भारतीय राज्य बार बार इस कसौटी पर असफल सिद्ध होता रहा है। यदि कोई राज्य जिसकी आबादी का लगभग 20% अल्पसंख्यकों का हो और वो उन्हें ये विश्वास दिलाने में असफल रहे कि राज्य में उनका भी हिस्सा है, उसे किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसे हम अपने अनुभवों से खूब समझ सकते हैं। ये किसी से छिपा नहीं है कि 1984 के सिख दंगों के पीड़ित परिवारों ने सबसे ज्यादा स्वयंसेवक खालिस्तान आंदोलन को मुहैया कराए थे और 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस या 2002 के गुजरात ने अतिवादी इस्लाम को वैधता हासिल करने में कितनी मदद की थी। हाशिमपुरा के निहितार्थ बहुत बड़े हैं,
खास तौर से फैसले के बाद जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं, उन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए। मैं खास तौर से फैसले के बाद मुसलमानों की प्रतिक्रियाओं का जिक्र यहाँ करना चाहूंगा। 21 मार्च को फैसला आने के बाद देश भर में हाशिमपुरा को लेकर आयोजन किए गए और उनमें से कुछ में मुझे भी भाग लेने का मौका मिला। इन कार्यक्रमों में कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों से जुड़े नौजवानों की बड़ी संख्या मौजूद दिखती है और पोशाक, हाव भाव और उनके द्वारा पूछे गए सवालों से वे साफ पहचाने भी जा सकते हैं। मैंने पाया कि हाशिमपुरा के बहाने ये नौजवान धर्मनिरपेक्षता की अप्रासंगिकता पर जोर देने की कोशिश करते हैं। उनके सामने एक अजीब द्वैध है। विचारधारा से वो एक इस्लामी हुकूमत के पक्षधर हैं, पर भारत में अल्पमत होने के कारण ऐसी हुकूमत ला भी नहीं सकते। एक मुस्लिम इतिहासकार का ये कथन कि भारत के अधिकांश मुसलमान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य चाहते हैं, इसलिए नहीं कि वो धर्मनिरपेक्षता में यकीन करते हैं, बल्कि इसलिए कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का उलट हिंदू राज्य होगा, उनकी दुविधा को बखूबी बयान करता है। कई कार्यक्रमों में हाशिमपुरा के बहाने ये नौजवान मुझसे धर्मनिरपेक्षता की प्रासंगिकता पर बहस करते रहे। दरअसल हाशिमपुरा के फैसले ने हिंदुस्तानी मुसलमानों के उस तबके को रक्षात्मक कर दिया है जो उदार और रोशन ख्याल है, और उनके बीच के कट्टरपंथियों को इससे खाद मिली है। कई बार तो संजीदा मुसलमानों को मैंने उस संविधान के खिलाफ बोलते सुना जिसने सारे विचलन के बावजूद एक ऐसा निजाम बनाने में मदद की है जिसने उन्हें देश में बराबर का शहरी बनाया है। उनका गुस्सा जायज है, क्योंकि हाशिमपुरा आजादी के बाद की सबसे बड़ी कस्टोडियल किलिंग की घटना है। 1984 के सिख दंगे या नेल्ली का नरसंहार भी, जिसमें पुलिस की उपस्थिति में लोग मारे गए थे, इस अर्थ में भिन्न है कि हाशिमपुरा में न सिर्फ मरने वाले पुलिस की हिरासत में थे, बल्कि उनके हत्यारे भी पुलिस वाले ही थे। इतनी बड़ी संख्या में पुलिस ने पहले कभी भी लोगों को अपनी हिरासत में लेकर नहीं मारा था। यदि इसके बाद भी भारतीय राज्य दोषियों को सजा नहीं दिला सका, तो उसे इस तरह की प्रतिक्रियाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। इस छोटी सी किताब को खत्म करने में मुझे 10 से अधिक वर्ष लग गए। कारण बहुत से गिनवाए जा सकते हैं: व्यस्तता, आलस्य या इसके चरित्रों से मुलाकात और जरूरी दस्तावेजों को हासिल करने में आने वाली कठिनाइयां। पर आज जब मैं समाप्ति की कगार पर पहुंच चुका हूं, तो मुझे लगता है कि यह अब भी संभव नहीं हो पाया होता अगर पद्मा लगातार मेरे पीछे न पड़ी रहती और कई हजार पृष्ठों में फैली सामग्री मुझे छांट छांट कर न देती जाती। पत्रकार नासिरुद्दीन और कुर्बान अली तथा मानवाधिकार कार्यकर्ता स्वर्गीय इकबाल अंसारी और वृंदा ग्रोवर ने मेरी इस प्रकरण को पूरी तरह से समझने में मदद की। यह कथा दरअसल एक ऐसे कर्ज को चुकाने का प्रयास है जो 22 मई 1987 से मेरे सीने पर एक बोझ की तरह लदा है। विभूति नारायण राय। मरे तो गैर की गलियों में। उस रात 10 साढ़े 10 बजे हापुड़ से गाजियाबाद वापस लौटा था। साथ में जिला मजिस्ट्रेट नदीम जैदी भी थे, जिन्हें उनके बंगले पर उतारता हुआ मैं पुलिस अधीक्षक निवास पर पहुंचा। निवास के गेट पर जैसे ही कार की हेडलाइट पड़ी, मुझे घबराया हुआ और उड़ी रंगत वाला चेहरा लिए सब इंस्पेक्टर वीबी सिंह दिखाई दिया, जो उस समय लिंक रोड थाने का इंचार्ज था। मेरा अनुभव बता रहा था कि उसके इलाके में कुछ गंभीर घटा है। मैंने ड्राइवर को कार रोकने का इशारा किया और नीचे उतर गया। वीबी सिंह इतना घबराया हुआ था कि उसके लिए सुसंगत तरीके से कुछ भी बता पाना संभव नहीं लग रहा था। हकलाते हुए और असंबद्ध टुकड़ों में उसने जो कुछ मुझे बताया, वो स्तब्ध कर देने के लिए काफी था। मेरी समझ में नहीं आया कि उसके थाना क्षेत्र में कहीं नहर के किनारे पीएसी ने कुछ मुसलमानों को मार दिया है। क्यों मारा, कितने लोगों को मारा, कहां से लाकर मारा, स्पष्ट नहीं था। कई बार उसे अपने तथ्यों को दोहराने के लिए कहकर मैं पूरे घटनाक्रम को टुकड़े टुकड़े जोड़ते हुए एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की। जो चित्र बना उसके अनुसार वीबी सिंह थाने में अपने कार्यालय में बैठा हुआ था कि लगभग 9 बजे उसे मकनपुर की तरफ से फायरिंग की आवाज सुनाई दी। उसे और थाने में मौजूद दूसरे पुलिसकर्मियों को लगा कि गांव में डकैती पड़ रही है। आज तो मकनपुर गांव का नाम सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में है। उस समय की गगनचुंबी आवासीय इमारतों, मॉल और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों वाले मकनपुर में 1987 में दूर दूर तक बंजर जमीन पसरी हुई थी। इसी बंजर जमीन के बीच की चक रोड पर वीबी सिंह की मोटरसाइकिल दौड़ी। उसके पीछे थाने का एक दारोगा और एक अन्य सिपाही बैठा था। वे चक रोड पर 100 गज भी नहीं पहुंचे थे कि सामने से तेज रफ्तार से आता हुआ एक ट्रक दिखाई दिया। अगर उन्होंने समय रहते हुए अपनी मोटरसाइकिल
चक्रोड से नीचे न उतार दी होती तो ट्रक उन्हें कुचल देता। अपना संतुलन संभालते संभालते जितना कुछ उन्होंने देखा उसके अनुसार ट्रक पीले रंग का था। उसके पीछे हिस्से पर 41 लिखा हुआ था और सीटों पर खाकी कपड़े पहने कुछ लोग बैठे थे। किसी पुलिसकर्मी के लिए यह समझना मुश्किल नहीं था कि पीएसी की 41वीं बटालियन का ट्रक कुछ पीएसी कर्मियों को लेकर उनके सामने से गुजरा था। पर इससे गुत्थी और उलझ गई। इस समय मकनपुर गांव से पीएसी का ट्रक क्यों आ रहा था? गोलियों की आवाज के पीछे क्या रहस्य था? वीपी सिंह ने मोटरसाइकिल वापस चक्रोड पर डाली और गांव की तरफ बढ़ा। मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर जो नजारा उसने और उसके साथियों ने देखा वो रोंगटे खड़ा कर देने वाला था। मकनपुर गांव की आबादी से पहले चक्रोड एक नहर को काटती थी। नहर आगे जाकर दिल्ली की सीमा में प्रवेश कर जाती थी। जहां चक्रोड और नहर एक दूसरे को काटते थे वहां एक पुलिया थी। पुलिया पर पहुंचते पहुंचते वीबी सिंह की मोटरसाइकिल की हेडलाइट जब नहर के किनारे उगे सरकंडों की झाड़ियों पर पड़ी तो उन्हें गोलियों की आवाज का रहस्य समझ में आया। चारों तरफ खून के ताजा थक्के थे। अभी खून पूरी तरह से जमा नहीं था और जमीन पर उसे बहते हुए देखा जा सकता था। नहर की पट्टी पर झाड़ियों के बीच और पानी के अंदर रिसते हुए जख्मों वाले शव बिखरे पड़े थे। वीबी सिंह और उसके साथियों ने घटना स्थल का मुआयना कर अंदाज लगाने की कोशिश की कि वहां क्या हुआ होगा। उनकी समझ में सिर्फ इतना आया कि वहां पड़े शवों और रास्ते में दिखे पीएसी की ट्रक में कोई संबंध जरूर है। साथ ही सिपाही को घटनास्थल पर निगरानी के लिए छोड़ते हुए वीबी सिंह अपने साथी दारोगा के साथ वापस मुख्य सड़क की तरफ लौटा। थाने से थोड़ी दूर गाजियाबाद दिल्ली मार्ग पर पीएसी की 41वीं बटालियन का मुख्यालय था। दोनों सीधे वहीं पहुंचे। बटालियन का मुख्य द्वार बंद था। काफी देर बहस करने के बावजूद भी संतरी ने उन्हें अंदर आने की इजाजत नहीं दी। तब वीबी सिंह ने जिला मुख्यालय आकर सब कुछ मुझे बताने का फैसला किया। जितना कुछ आगे टुकड़ों टुकड़ों में बयान किए गए वृत्तांत से मैं समझ सका उससे स्पष्ट हो गया कि जो घटा है वो बहुत ही भयानक है और दूसरे दिन गाजियाबाद जल सकता है। पिछले कई हफ्तों से बगल के जिले मेरठ में सांप्रदायिक दंगे चल रहे थे और उसकी लपटें गाजियाबाद पहुंच रही थीं। मैंने सबसे पहले जिला मजिस्ट्रेट नसीम जैदी को फोन किया। वो सोने जा ही रहे थे। उन्हें जगे रहने के लिए कहकर मैंने जिला मुख्यालय पर मौजूद अपने एडिशनल एसपी, कुछ डिप्टी एसपी और मजिस्ट्रेटों को फोन करके जगाया और तैयार होने के लिए कहा। मुझे पता था कि 41वीं बटालियन के कमांडेंट जोध सिंह भंडारी शहर में रहते थे। क्योंकि अभी बटालियन में निर्माण कार्य शैवावस्था में ही था, उन्हें भी सूचना देने की व्यवस्था की गई और अगले 40-45 मिनटों में 7-8 वाहनों में लदे फंदे हम मकनपुर गांव की तरफ लपके। वहां पहुंचने में हमें मुश्किल से 15-20 मिनट लगे होंगे। नहर की पुलिया से थोड़ा पहले हमारी गाड़ियां खड़ी हो गईं। नहर के दूसरी तरफ थोड़ी दूर पर ही मकनपुर गांव की आबादी थी, लेकिन कोई गांव वाला वहां दिखाई नहीं दे रहा था। लगता था कि दहशत ने उन्हें घरों में दुबकने को मजबूर कर दिया था। थाना लिंक रोड के कुछ पुलिसकर्मी जरूर वहां पहुंच गए थे। उनकी टॉर्चों की रोशनी के कमजोर वृत्त नहर के किनारे उगी घनी झाड़ियों पर पड़ रहे थे, पर उनसे साफ देख पाना मुश्किल था। मैंने गाड़ियों के ड्राइवरों से नहर की तरफ रुख करके अपने हेडलाइट्स ऑन करने के लिए कहा। लगभग 100 गज चौड़ा इलाका प्रकाश से नहा उठा। उस रोशनी में जो कुछ दिखा वो किसी दुःस्वप्न की तरह मेरी स्मृति में टका है। गाड़ियों की हेडलाइट्स की रोशनियां झाड़ियों से टकराकर टूट जा रही थीं, इसलिए टॉर्चों का भी इस्तेमाल करना पड़ रहा था। झाड़ियों और नहरों के किनारे खून के थक्के अभी पूरी तरह से जमे नहीं थे। उनमें से खून रिस रहा था। पटरी पर बेतरतीब से शव पड़े थे। कुछ पूरे झाड़ियों में फंसे तो कुछ आधे तिहाई पानी में डूबे। शवों की गिनती करने या निकालने से ज्यादा जरूरी मुझे इस बात की पड़ताल करना लगा कि उनमें से कोई जीवित तो नहीं है। वहां मौजूद हम सब ने अलग अलग दिशाओं में टॉर्च की रोशनियां फेंक फेंक कर अंदाजा लगाने की कोशिश की कि कोई जीवित है या नहीं। बीच बीच में हम हाँक भी लगाते रहे कि यदि कोई जीवित हो तो उत्तर दे, हम दुश्मन नहीं दोस्त हैं, उसे अस्पताल ले जाएंगे। पर कोई जवाब नहीं मिला। निराश होकर हम में से कुछ पुलिया पर बैठ गए। मैंने और जिला मजिस्ट्रेट ने तय किया कि समय खोने से कोई लाभ नहीं है। हमारे पड़ोस में मेरठ चल रहा था और 60 किलोमीटर दूर बैठे हम उसकी आंच से झुलस रहे थे। अफवाहों और शरारती तत्वों से जूझते हुए हम निरंतर शहर को इस आग से बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये सोचकर दहशत हो रही थी कि कल जब ये शव पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय पहुंचेंगे तो अफवाहों के पर निकल आएंगे और पूरे शहर को हिंसा का दावानल
लील सकता है। हमें दूसरे दिन की रणनीति बनानी थी, इसलिए जूनियर अधिकारियों को शवों को निकालने और जरूरी लिखा पढ़ी करने के लिए कहकर हम लिंक रोड थाने के लिए मुड़े ही थे कि नहर की तरफ से खांसने की आवाज सुनाई दी। सभी ठिठक कर रुक गए। मैं वापस नहर की तरफ लपका। फिर मौन छा गया। स्पष्ट था कि कोई जीवित है, लेकिन उसे यकीन नहीं है कि जो लोग उसे तलाश रहे हैं वो मित्र हैं। हमने फिर आवाजें लगानी शुरू की। टॉर्च की रोशनी अलग अलग शरीरों पर डाली और अंत में हरकत करते हुए एक शरीर पर हमारी नजरें टिक गईं। कोई दोनों हाथों से झाड़ियां पकड़े, आधा शरीर नहर में डुबाए इस तरह पड़ा था कि बिना ध्यान से देखे यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो जीवित है या मृत। दहशत से बुरी तरह कांप रहा और काफी देर तक आश्वस्त करने के बाद यह विश्वास करने वाला कि हम उसे मारने नहीं, बचाने वाले हैं। जो व्यक्ति अगले कुछ घंटे हमें इस लोमहर्षक घटना की जानकारी देने वाला था, उसका नाम बाबूदीन था। गोली 2 जगह उसका मांस चीरते हुए निकल गई थी। भय से निश्चेष्ट होकर झाड़ियों में गिरा तो भाग दौड़ में उसके हत्यारों को पूरी तरह ये जांचने का मौका नहीं मिला कि वो जीवित है या मर गया। दम साधे वो आधा झाड़ियों और आधा पानी में पड़ा रहा और इस तरह मौत के मुंह से वापस लौट आया। उसे कोई खास चोट नहीं आई थी और नहर से सहारा देकर निकाले जाने के बाद अपने पैरों पर चलकर वह गाड़ियों तक आया था। बीच में पुलिया पर बैठकर थोड़ी देरी सुस्ताया भी था। लगभग 21 वर्षों बाद जब हाशिमपुरा पर किताब लिखने के लिए सामग्री इकट्ठा करते समय मेरी उससे मुलाकात हाशिमपुरा में उसी जगह हुई जहां से पीएसी उसे उठाकर ले गई थी। वो मेरा चेहरा भूल चुका था, लेकिन परिचय जानते ही जो पहली बात उसे याद आई वो ये थी कि पुलिया पर बैठे उसे मैंने किसी सिपाही से मांगकर बीड़ी दी थी। बाबूदीन ने जो बताया उसके अनुसार उस दिन अपराह्न तलाशियों के दौरान पीएसी के एक ट्रक पर बैठाकर 40-50 लोगों को ले जाया गया, तो उन्होंने समझा कि उन्हें गिरफ्तार कर जेल में ले जाया जा रहा है। वो लगातार प्रतीक्षा करते रहे कि जेल आएगा और उन्हें उतार कर उसके अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। वो सभी वर्षों से मेरठ में रह रहे थे और कुछ तो यहीं के मूल बाशिंदे थे, इसलिए कर्फ्यू लगी सूनी सड़कों पर जेल पहुंचने में लगने वाला वक्त कुछ ज्यादा तो लगा, पर बाकी सब कुछ इतना स्वाभाविक था कि उन्हें थोड़ी देर बाद जो घटने वाला था उसका जरा भी आभास नहीं हुआ। जब नहर के किनारे एक एक को उतार कर मारा जाने लगा, तब उन्हें रास्ते भर अपने हत्यारों के खामोश चेहरों और फुसफुसाकर एक दूसरे से बात करने का राज समझ में आया। इसके बाद की कथा एक लंबी और यातनादायक प्रतीक्षा का वृत्तांत है, जिसमें भारतीय राज्य और अल्पसंख्यकों के रिश्ते, पुलिस का गैर पेशेवराना रवैया और घिसट घिसट कर चलने वाली उबाऊ न्यायिक प्रणाली जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं। मैंने 23 मई 1987 को जो मुकदमे गाजियाबाद के थाना लिंक रोड और मुरादनगर में दर्ज कराए थे, वो 28 वर्षों तक विभिन्न बाधाओं से टकराते हुए अदालतों में चलते रहे और 21 मार्च 2015 को सभी 16 अभियुक्तों की रिहाई के साथ उनका पहला चरण खत्म हुआ। मैं लगातार सोचता रहा हूँ कि कैसे और क्यों कर हुई होगी ऐसी लोमहर्षक घटना। होशो हवास में कैसे एक सामान्य मनुष्य किसी की जान ले सकता है, वो भी एक की नहीं, पूरे समूह की, बिना किसी ऐसी दुश्मनी के जिसके कारण आप क्रोध से पागल हुए जा रहे हो। कैसे आप किसी नौजवान के सीने से सटाकर अपनी राइफल का घोड़ा दबा सकते हैं? बहुत सारे प्रश्न हैं जो आज भी मुझे मथते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर तलाशने के लिए हमें उस दौर को याद करना होगा जब ये घटना घटी थी। बड़े खराब थे वो दिन। लगभग 10 वर्षों से उत्तर भारत में चल रहे राम जन्मभूमि आंदोलन ने पूरे समाज को बुरी तरह से बांट दिया था। उत्तरोत्तर आक्रामक होते जा रहे इस आंदोलन ने खासतौर से हिंदू मध्यम वर्ग को अविश्वसनीय हद तक सांप्रदायिक बना दिया था। देश विभाजन के बाद सबसे अधिक सांप्रदायिक दंगे इसी दौर में हुए थे। स्वाभाविक था कि सांप्रदायिकता के इस अंधड़ से पुलिस और पीएसी के जवान भी अछूते नहीं रहे थे। पीएसी पर तो पहले से भी सांप्रदायिक होने के आरोप लगते रहे हैं। मैंने इस किताब के सिलसिले में वीके नायर, जो दंगों के शुरुआती दौर में मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक थे, से एक लंबा इंटरव्यू लिया था और जो घटनाएं 23 साल बाद भी उन्हें याद थीं। उनमें से एक घटना बड़ी मार्मिक थी। दंगे शुरू होने के दूसरे या तीसरे दिन ही एक रात शोर शराबा सुनकर जब वे शयन कक्ष से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि उनके दफ्तर में काम करने वाला मुसलमान स्टेनोग्राफर बंगले के बाहर बीवी बच्चों के साथ खड़ा है और बुरी तरह से दहशतजदा उसके बच्चे चीख चिल्ला रहे हैं।
पता चला कि पुलिस लाइन में रहने वाले इस परिवार पर वहां कैंप कर रहे पीएसी के जवान कई दिनों से फिक्रे कस रहे थे और आज अगर अपने कुछ पड़ोसियों की मदद से वो भाग नहीं निकलते तो स्वाभाविक था कि उसके क्वार्टर पर हमला कर उन्हें मार दिया जाता। पूरे दंगे के दौरान ये परिवार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक निवास में शरण लिए पड़ा रहा। उन्हीं दिनों जब मेरठ से कुछ मुसलमान कैदी फतेहगढ़ जेल ले जाए गए तो उनमें से कई को वहां के बंदियों और वार्डरों ने हमला करके मार डाला। हाशिमपुरा कांड के लिए उत्तरदायी 41वीं बटालियन के ही एक मुसलमान कांस्टेबल ड्राइवर इफ्तिखार अहमद के साथ जो कुछ घटित हुआ वो उस समय के सच को अच्छी तरह से परिभाषित कर सकता है। 21 मई को दोपहर बाद वो ट्रक नंबर URU 1352 से फोर्स लेकर मेरठ पुलिस लाइंस पहुंचा। इसी ट्रक में उसके साथ बाद में इस प्रकरण का आरोपी बना प्लाटून कमांडर सुरेंद्र पाल सिंह भी मेरठ आया था। पुलिस लाइन में पीएसी जवानों द्वारा मुस्लिम बंदियों के साथ हो रही मारपीट को जब उसने रोकने की कोशिश की तो उसके सहकर्मियों ने उसी पर हमला कर दिया और अफसरों को उसे छिपाकर उसकी जान बचानी पड़ी। ऐसे ही भयानक थे वो दिन। इस दिन के बारे में मैं विस्तार से आगे लिखूंगा। फिर भी वो इस हद तक कैसे गए होंगे, मैं इस गुत्थी को सुलझाना चाहता था। मैं हत्यारों की उस मानसिकता को समझना चाहता था जिसके तहत बिना किसी पूर्व परिचय या व्यक्तिगत दुश्मनी के उन्होंने निहत्थे और अपनी अभिरक्षा में मौजूद नौजवान लड़कों को एक एक करके भून डाला और असहाय जमीन पर छटपटाते घायलों पर भी तब तक गोलियां चलाईं जब तक उन्हें यकीन नहीं हो गया कि उनका काम तमाम हो गया है। मैंने 23 साल इन प्रश्नों के उत्तर तलाशने में लगाए हैं और अब जब काफी हद तक यह गुत्थी सुलझ गई है, मैं अपनी किताब पर काम करने बैठा हूँ। मुझे अफसोस है कि प्लाटून कमांडर सुरेंद्र पाल सिंह जो इस पूरी कथा का नायक या खलनायक है अब मर चुका है और उसके साथ बिताए वो बहुत सारे घंटे बेकार हो गए हैं जिनके दौरान मैंने उस मानसिकता को समझने का प्रयास किया था जिसके चलते वो अपने नेतृत्व वाली एक छोटी सी टुकड़ी से ऐसा जघन्य काम करवा पाया होगा। मेरी स्मृति और बातचीत के बाद लिए गए छिटपुट नोट्स में कई दिलचस्प चीजें दर्ज हैं, पर मैं अब उनका इस्तेमाल बहुत कम और अनिवार्य होने पर ही करूंगा जिससे किसी को ये कहने का मौका न मिले कि मैंने उसमें कुछ अपनी तरफ से जोड़ा या घटाया है। इसी तरह पीएसी की 41वीं बटालियन के तत्कालीन कमांडेंट जोध सिंह भंडारी भी अब जीवित नहीं है, अतः उनके साथ हुई अपनी लंबी बातचीत का जिक्र भी अपरिहार्य होने पर ही करूंगा। दहशत को देखकर घर याद आया। मृत्यु से ऐसा निकट का साक्षात्कार कि जब आपकी आंखें खुलें तो आप अपने अगल बगल लेटे मृत और अर्धमृत शरीरों को छूकर आश्वस्त होना चाहते हैं कि आप अभी जीवित हैं। पिघला हुआ लोहा जब आपकी मांसपेशियों को चीरता हुआ बाहर निकले तब तक आपकी इंद्रियां इतनी सुन्न हो चुकी होती हैं कि जीवन से मृत्यु में प्रवेश रूई के फाहों सा आकाश में उड़ना हो, जहां और कुछ भी हो पर दर्द ना हो, भय ना हो और इतना समय भी ना हो कि स्मृतियां आपको परेशान कर सकें। आपके इर्द गिर्द गरजती हुई राइफलों का शोर हो और हों उस शोर को हिंस्र उत्तेजना से भरती हुई हत्यारों की चीख भरी गालियां और इन दोनों के बीच सुन्न चेतना से उस क्षण की प्रतीक्षा जब अगल बगल से गुजरती कोई गोली आपके शरीर में इस तरह प्रवेश करे कि आपका शरीर एक क्षण के लिए जमीन से ऊपर उछले और ऐंठता हुआ गिर पड़े। ऐसी मौत को आप क्या कहेंगे, खासतौर से तब जबकि अपने हत्यारे को आप पहली बार गौर से देख रहे हों और लाख कोशिश करने पर भी आपको ऐसा कोई कारण नजर न आए कि आप उसके हाथों कत्ल हों। बाबूदीन, मुजीबुर रहमान, मोहम्मद नईम, आरिफ, जुल्फिकार, नासिर या मोहम्मद उस्मान को कैसा लगा होगा जब मौत से चंद सेकंड दूर उन्होंने अपने मित्रों, रिश्तेदारों या साथ मेहनत मजदूरी करने वालों को मरोड़ खा ऐंठते और जमीन पर गिरकर छटपटाते देखा होगा और सुन्न इंद्रियों वाले उनके शरीर भागने जैसी स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी नहीं कर सके होंगे। जान बचाने के लिए सब ने एक जैसी ही हरकत की थी। शरीर के किसी हिस्से में गोली लगने के बाद सभी अलग अलग तरह से जमीन पर गिरे पड़े, पर आसन्न मृत्यु से बचने का प्रयास एक जैसा ही हुआ। दोनों घटनास्थल जहां पर 42 व्यक्तियों को उतारकर गोली मारी गई थी एक जैसे ही थे। दोनों नहरों के किनारे थे और दोनों ही नहरों में तेज रफ्तार से पानी बह रहा था। हर बचने वाले ने गोली लगने के बाद धरती पर निश्चेष्ट निःशब्द लेटकर हत्यारों को धोखा देने की कोशिश की कि वो मर चुका है।
सभी नहर के पानी में अपने धड़ का ज्यादा हिस्सा डुबोए, सरकंडे या दूसरे किसी झाड़ झंखाड़ को पकड़े मृत अर्धमृत शरीरों के बीच इस तरह पड़े रहे कि मारने वाले अपना दायित्व पूरा करने का संतोष लेकर वहां से हट जाएं। हथियारों के चले जाने के बाद भी वो देर तक खून, पानी और कीचड़ में लथपथ बिना किसी हरकत के पड़े रहे। उन्होंने मनुष्य स्वभाव की उस सहज प्रवृत्ति का भी उल्लंघन किया जिसके तहत मुसीबत में पड़ा व्यक्ति अपने जैसे दो हाथों, दो पैरों वाले जीव को देखते ही उसकी तरफ मदद के लिए झपटता है। हत्यारों के जाने के घंटों बाद भी घटनास्थल पर आने वाला हर मनुष्य उन्हें उन्हीं हत्यारों के गिरोह का सदस्य लगता था और उसे देखकर मदद मांगना तो दूर, वो और ज्यादा अपने खोल में सिकुड़ जाते थे। खास तौर से अगर बाद में आने वाला खाकी में हो। गोली लगने के लगभग 3 घंटे बाद बाबूदीन से मेरी मुलाकात हुई। एक मरियल, पिचके गालों वाला, औसत कद का लड़का भीगे परों वाली किसी गौरैया से सहमा हुआ हमारे सामने खड़ा था। पतलून के पैचों में नहर की तलहटी का कीचड़ भरा था और कमीज इतनी तर थी कि अगर उसे उतारकर निचोड़ा जाता तो 1 लीटर पानी निकल आता। मई की उस सड़ी गर्मी में भी उसका शरीर बीच बीच में सिहर जाता था। मैंने गौर किया कि 19-20 साल का चेचकरू चेहरे वाला लड़का बोलते समय हकला जरूर रहा था, पर उसकी आवाज में अजीब तरह की निर्लिप्त तटस्थता व्याप्त थी। मृत्यु के इतने करीब पहुंचे व्यक्ति में आसपास पसरे हुए के प्रति ऐसी उदासी जिस निर्वय व्यक्ति के साथ उसने हाशिमपुरा से मकनपुर की यात्रा का बयान किया, उसने मुझे अपने शरीर में झुरझुरी सी दौड़ती हुई महसूस हुई। पर आज 2 दशकों के बाद मैं सोचता हूँ तो लगता है कि मौत जब हमारी तरफ झपटती है तब हमें दहशत जरूर होती है, पर अगर कुछ देर तक वो हमारी सहयात्री रहे और फिर हमें छोड़ती हुई आगे चली जाए तो शायद हम इसी तरह की अनासक्त उदासी से भर जाते हैं। बाबूदीन के कपड़े गीले थे और उन पर जगह जगह हल्के ललछौं धब्बे भी थे। थोड़ा गौर से देखने पर स्पष्ट हो गया कि शरीर के 2 स्थानों पर गीली कमीज चिपक सी गई थी और उन पर पानी के लगातार स्पर्श के बावजूद खून के थक्के जम गए थे। पहला बाईं कांख के नीचे पीठ की तरफ और दूसरा सीने पर दाहिनी ओर था, जहां गाढ़ा कत्थई रंग का दिख रहा था। ऐसा लगता था कि इन दोनों जगहों से गोली मांस को चीरती हुई बाहर निकल गई थी। वो थका और उदास जरूर नजर आ रहा था, लेकिन अपने पैरों पर चल सकता था। हम उसे लेकर थाना लिंक रोड की तरफ बढ़े, पर वो 10 कदम भी नहीं चला होगा कि उसकी चाल लड़खड़ाने लगी। शायद घंटों सरकंडों को पकड़े पकड़े लटकने का असर अब नजर आने लगा था। एक सिपाही ने सहारा देकर उसे रास्ते में पड़ने वाली पुलिया पर बिठा दिया। मई के आखिरी हफ्ते में जब मानसून अभी दूर हो और बारिश का कहीं अता पता भी ना हो, तब भी गाजियाबाद और उसके आसपास के इलाकों में इतनी उमस होती है कि आप पसीने में नहाए होते हैं। हम सभी थकान और चिपचिपाहट से पस्त थे। सिर्फ बाबूदीन था जो बीच बीच में सिहर उठता था। 21 वर्ष बाद जब मैं इस किताब को लिखने के लिए सामग्री एकत्रित कर रहा था और बाबूदीन से उसी हाशिमपुरा में मिला जहां से पीएसी उसे उसके करीबी रिश्तेदारों के साथ उठाकर ले गई थी, मेरा परिचय जानते ही उसने मुस्कुराते हुए मुझे याद दिलाया था कि मई की उस सड़ी गर्मी में सिहरते देखकर एक सिपाही से मांगकर मैंने उसे बीड़ी दी थी। वो धूम्रपान नहीं करता था, इसलिए उसने खामोशी से सर हिलाकर मना कर दिया था। इसके बाद उसने बोलना शुरू किया तो न जाने कितनी देर तक बोलता ही रहा। बीच बीच में वो सिहरता जरूर था, पर स्वागत कथन की तरह असंबद्ध टुकड़ों में जो कुछ वो देर तक बोलता रहा, वो उसे घेर कर खड़े 8-10 अफसरों और थोड़ी दूर पर मौजूद 20-25 की संख्या वाले सरकारी अमले के लिए किसी दुःस्वप्न से कम नहीं था। वो एक ऐसी कथा का नरेटर था जो अविश्वसनीय हद तक दुखांत थी। वहां रुकने का कोई अर्थ नहीं था। जो कुछ बाबूदीन ने अब तक हमें बताया था वो इतना भयानक था कि मैं और जिला मजिस्ट्रेट नसीम जैदी दोनों भीड़ से हटकर आपस में फुसफुसाकर बात करते हुए इस पर सहमत हुए कि दूसरे दिन गाजियाबाद चल सकता है। हमें 2 स्तरों पर कार्यवाही करनी थी और वो भी बिना कोई समय गंवाए। पहला काम तो था बाबूदीन से पूरी जानकारी हासिल कर एफआईआर दर्ज कराना और सवेरा होते ही नहर से शवों को निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाना। और दूसरी उससे भी महत्वपूर्ण बात थी अगले दिन यह सुनिश्चित करना कि जब ये लाशें मर्चरी पहुंचे तो अफवाहें शहर को जला न दें। जब से मेरठ में आग लगी थी, हमारे दिन और रातें इसी भागदौड़ में बीत रही थीं कि गाजियाबाद इन लपटों से बचा रहे।
कुछ लोगों को पीछे निगरानी के लिए छोड़कर हम बाबूदीन को लेकर थाना लिंक रोड के लिए निकल पड़े। लगभग 50-60 गज की दूरी पर गाड़ियां पार्क थीं। मेरे आगे 10-12 लोगों का काफिला एक कतार में चला जा रहा था। दूसरी या तीसरे क्रम पर बाबूदीन था, सर झुकाए हुए खामोशी से पढ़ता हुआ। उसके जख्म ऐसे नहीं थे कि उसे चलने के लिए किसी सहारे की जरूरत पड़े, इसलिए उसने शुरू में ही सहारे की पेशकश ठुकरा दी थी। सड़ी गर्मी वाली और बदबूदार पसीने से लथपथ वो अंधेरी रात अब तक मेरी स्मृतियों में टंगी हुई है, जिसमें उस पूरे काफिले के पीछे खड़े मैंने बाबूदीन और उसके साथियों को गाड़ियों में बैठते देखकर एक उड़ती नजर अपने बगल में खड़े जिला मजिस्ट्रेट नसीम सैदी की तरफ डाली, और उनके राख पुते चेहरे को देखकर मुझे लगा था कि उन्हें भी मेरी तरह किसी शव यात्रा में भाग लेने जैसी अनुभूति हो रही है। काफिले के लोग खड़ी कारों और जीपों में सवार हो गए तो मैं और नसीम जैदी भी जिला मजिस्ट्रेट की कार में बैठ गए। हमारी कार के पीछे पीछे 4-5 गाड़ियां अगले 10-12 मिनटों में थाना लिंक रोड में थीं। थाने तक पहुंचते पहुंचते हमारा इरादा बदल गया और हमने तय किया कि हमें बटालियन हेडक्वार्टर जाकर एक बार देख लेना चाहिए कि हत्यारे वही हैं या वहां से भाग गए। बाबूदीन को थाने में एक अधिकारी की देखभाल में छोड़कर जिला मजिस्ट्रेट के साथ कुछ अधिकारियों को लेकर मैं बटालियन की तरफ बढ़ा। हमारे साथ बटालियन के कमांडेंट जोध सिंह भंडारी भी थे। जैसा कि मैंने ऊपर उल्लेख किया है, वो शहर में रहते थे, क्योंकि बटालियन परिसर में कमांडेंट आवास अभी तक तैयार नहीं हुआ था। वीबी सिंह से घटना की पहली सूचना मिलते ही मैंने नसीम जैदी के अलावा जिन लोगों से संपर्क किया था उसमें से एक भंडारी भी थे। मुझे आज भी याद है कि वो सिंघानी गेट थाने के पीछे 4 सरकारी फ्लैट्स के एक संकुल में रहते थे, और जब काफी देर तक उन्होंने अपना फोन नहीं उठाया तो मैंने उनके फ्लैट के नीचे रहने वाले डिप्टी एसपी हरिशंकर शर्मा को उन्हें जगाकर मुझसे बात कराने के लिए ऊपर भेजा था। हरिशंकर शर्मा ही भंडारी को लेकर मेरे पास पहुंचे थे। हम 41वीं बटालियन के गेट नंबर 1 पर पहुंचे तो कमांडेंट भंडारी की उपस्थिति से हमें गेट खुलवाने में उस तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा जैसा लिंक रोड थाने के इंचार्ज वीबी सिंह को उठानी पड़ी थी। जब हम मुख्य द्वार से अंदर घुसे तो यह स्पष्ट हो गया कि बटालियन अभी निर्माण की शैवावस्था में थी। अभी बहुत कम भवन निर्मित हो पाए थे, ज्यादातर अस्थायी निर्माण थे जिनमें बटालियन का कामकाज चल रहा था। ऐसे ही एक 3-4 कमरों वाले भवन जो संभवतः अतिथि गृह या अफसर मेस था, के सामने लॉन में कुर्सियों पर बटालियन के 4-5 अफसर बैठे थे। कमांडेंट भंडारी हमें लेकर उधर ही बढ़ चले। करीब पहुंचते ही उन्हें देखकर सभी खड़े हो गए। हम हॉल में पहुंचे तो हमारे लिए भी कुर्सियां आ गईं। उस नीम अंधेरे माहौल में जब एक दूसरे के चेहरे भी साफ नहीं दिख रहे थे, थोड़ी देर तक खामोशी छाई रही। शायद हर व्यक्ति दूसरे के बोलने की प्रतीक्षा कर रहा था। जब ये खामोशी असहाय हो गई तो मैंने कमांडेंट भंडारी के चेहरे पर आंखें गड़ा दी। वे झटके से उठे और उन्होंने कुर्सी पर बैठे लोगों में से एक को इशारा किया और एक अंधेरे कोने की तरफ बढ़ गए जिसे इशारा किया गया था, और जो संभवतः बटालियन का एडजुटेंट था उठा और उनके पीछे चल दिया। वो देर तक बतियाते रहे और हम बेचैनी से उनकी बातें खत्म होने का इंतजार करते रहे। तभी भंडारी ने मेरी तरफ देखकर हाथ से कुछ इशारा किया। अंधेरे में स्पष्ट तो नहीं समझ में आया, पर लगा कि वो मुझे बुला रहे हैं। मैं उधर को लपका। इसके बाद भंडारी ने जो कुछ बताया उससे इस जघन्य हत्याकांड की तस्वीर काफी कुछ साफ होती चली गई। मैंने कलेक्टर नसीम जैदी को भी इशारे से वहां बुला लिया, और जितना मुझे याद आ रहा है 1-2 वरिष्ठ अधिकारी और आ गए और हम सब भंडारी और उनके एडजुटेंट को घेर कर खड़े हो गए। भंडारी ने 1-2 वाक्य ही बोले और एडजुटेंट को पूरा वाकया बयान करने के लिए कहा। संक्षेप में कथा कुछ इस प्रकार थी कि रात लगभग 9 बजे बटालियन कैंपस में रहने वाले अफसर रात्रि भोज के बाद इसी लॉन में बैठे गप लड़ा रहे थे कि मुख्य द्वार से जोर जोर की आवाजें आती सुनाई दी। लगा कि मुख्य द्वार का संतरी किसी से उलझा हुआ है। लॉन में बैठे अफसरों ने एक जवान को मामला जानने के लिए गेट की तरफ भेजा, पर उसके वहां पहुंचने के पहले ही गेट खुला और उन्होंने एक ट्रक को तेजी से बटालियन कैंपस में घुसते हुए देखा। थोड़ी ही देर बाद भेजे गए जवान के साथ मुख्य द्वार का संतरी भी उनके पास चला आया। संतरी ने बताया कि जो ट्रक अभी कैंपस में घुसा था उस पर बैठकर बटालियन का सूबेदार सुरेंद्र पाल सिंह आया था, और